कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। तैयारी, मेरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। और मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि संसार में हर चीज का विकल्प हो सकता है, हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन परिश्रम का कोई भी विकल्प दुनिया में आज तक नहीं बना है। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरी तरह से फुली कंसंट्रेशन के साथ हम लोगों की क्लास जो है, चाहे मेरी चाहे तरुण सर की जो साइंस की क्लास चल रही है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फुली कंसंट्रेशन के साथ उस क्लासेस को सुनिए और सुनने के पश्चात अपने लक्ष्य के प्रति कहीं ना कहीं जो आप लोगों को यहाँ से लाभ मिल रहा है उसका फायदा उठाएं। कल मैं सोर्सेज ऑफ एंसेंट इंडिया पर था, प्राचीन भारत के इतिहास जानने का स्रोत पढ़ा रहा था, और उसमें कॉइन्स की बात हो चुकी थी। कॉइन्स के बाद थोड़ा सा हम लोग अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं तो कल हम लोग जो है, जो क्लास हमारी फिनिश हो रही थी वो पॉटरी पर हो रही थी, मृदभांड पर हो रही थी। और मैंने कहा था कि एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए मिट्टी के बर्तनों का भी बहुत बड़ा कल मैंने आप लोगों से कहा था कि इस तरह से कुछ जो है से मालूम लीजिए कि कहीं ना कहीं पीटी का एग्जाम हो, चाहे मेंस में ही कोई हो। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो हिस्ट्री हमारी चल रही है वो यूपीएससी लेवल की चल रही है। स्टेट सिविल सर्विस देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी को ओरिएंटेड करते हुए मैं यहाँ पर सब चीजें आपको बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बस आपको लोगों को ध्यान से सुनना है। जैसे कल मैंने कहा था कि जो पॉटरी है, मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, इसके भी कहीं ना कहीं कुछ टाइप्स है। अब वो यही पूछ लेगा ब्लैक ऑन रेड वेयर, तो आप कहेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल मैंने कहा था कि ब्लैक ऑन रेड वेयर का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो काले जो है, कुल मिला के पहले तो वो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, फिर उस पर काले रंग की पॉलिश कर रहे हैं, और फिर लाल रंग से, लाल कलर से उस पर पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से घरों को सजाने में, हालांकि घर तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है, मैं टाउन प्लानिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के घर पर मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग्स करने का, कुल मिला के सजावट करने का एक जो जिज्ञासा है वो उनके मन में आ रही है। ऋग्वैदिक काल की बात मैं करना चाहता हूं, तो ऋग्वैदिक काल में भी कुल मिला के बर्तन, जैसे मैंने कल कहा था, ओसीपीडब्ल्यू, और फिर कलर पॉलिश वेयर, तो गेरुवर्णी मृदभांड, इसकी बात मैंने कल कहा था। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर जो उत्तर वैदिक काल के, इसकी कल मैंने बात किया था। और एनबीपीडब्ल्यू नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड जो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर मौर्य काल के बीच में चल रहे हैं। इस तरह से जो मिट्टी के बर्तन हैं, मृदभांड जो हैं, ये भी एंशिएंट इंडिया के विषय में कुछ ना कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है मैंने बताया है कि मोहर, मोहर जिसको कुल मिला के हम लोग इंग्लिश में सील कहते हैं, कहीं कहीं मुद्रा शब्द भी आता है, तो मोहरों का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, नो डाउट। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर पढ़ते हैं, तो उसमें मोहरों का एक चैप्टर ही है, वहां सील का एक चैप्टर ही है। मोहरे कुल मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कुल मिला के लाइफ स्टाइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चीजें हैं। आप देखिए कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं, विदेशी व्यापार की बात करते हैं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार है वो बाहर से हो रहा है, दूसरे देशों से हो रहा है, जैसे मेसोपोटामिया से हो रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, ईरान से हो रहा है, मिस्र से हो रहा है। तो आखिर क्या आधार है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि भाई हम भारत में सबसे पहले विदेशी व्यापार का जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है? तो इसका एविडेंस तो सील है ना, मोहर है ना, क्योंकि उनकी बहुत सी मोहरें हमारे यहां मिल रही हैं और हमारी बहुत सी मोहरें वहां मिल रही हैं। चाहे वो मेसोपोटामिया में देखें, चाहे अफगानिस्तान में देखें, वहां पर हमारी मोहरें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोहरें भी कुल मिला के, अब देखिए जो है, पहले तो स्टेटाइट की बनती थी, सेलखड़ी की बनती थी, उसके बाद तांबे की मोहरें भी बनना शुरू हो गई, जैसा कि हम लोग लोथल और देसलपुर से देख रहे हैं। तो इस तरह से जो मोहरें हैं, विशेष रूप से मोहरों पर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट भी दिख रही है, जिसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो सील यानी मोहर का भी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में निश्चित रूप से महत्व है। देखिए, आप जितने भी कुल मिला के बहुत से पशुओं के जो चित्र बन रहे हैं वो किस पर बन रहे हैं? मोहरों पर बन रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मोहरों का भी इंडस वैली सिविलाइजेशन या एंसेंट इंडिया को जानने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसकी चर्चा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मोहरों पर अलग से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि बता रहा हूं कि सोर्सेज ऑफ एंसेंट इंडिया में क्या क्या चीजें आ सकती हैं।
और उसके बाद जो है मैंने देखिए नीचे लिखा है मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए। स्मारकों का बहुत बड़ा रोल है, मॉन्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कुल मिला के उसमें टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं, उसमें स्तूपा भी हैं, स्तूप, उसमें विहार भी हैं, विहार एबे जिसको कहते हैं, नालंदा महाविहार, और कहीं ना कहीं चैत्य भी हैं। चैत्य का मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल भी हैं, अरे सॉरी पैलेस भी हैं, राजमहल भी हैं, राजप्रासाद, राजाओं के बड़े बड़े महल हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये एंशिएंट इंडिया को जानने के बहुत बड़े सोर्सेज हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब अगर मैं थोड़ा सा यहां पर ही बात करूं, टेम्पल्स के ऊपर बात करूं, मंदिर के ऊपर बात करूं, प्राचीन भारत में, तो स्वाभाविक रूप से जो मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है, स्कल्पचर का जो काम हो रहा है, मूर्ति पूजा के एविडेंस कल मैंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, नहीं, मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो रहा है। लेकिन जहां तक मंदिरों की बात है, जहां तक टेम्पल्स की बात है, वो गुप्ताज डायनेस्टी से पहले हमें मंदिर के एविडेंस नहीं मिलते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मूर्ति की बनने की शुरुआत या मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हो रही है वो इंडस वैली में शुरू हो रही है, लेकिन जहां तक मंदिर निर्माण की बात है, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस की बात है, वो गुप्त काल से पहले हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। गुप्त काल में ही हमें बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू दिख रहा है, गुप्त काल से मंदिर की शुरुआत हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा हम लोग इस बात को करें, अगर थोड़ा सा मंदिरों की बात करता हूं, अभी हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे, तो टेम्पल्स की बात करता हूं, तो थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं जो प्राचीन भारत के, तो मंदिर मैंने लिखा है, जैसे गुप्त काल का एक बहुत फेमस मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब हम यहां पर एक बात मैं तुमसे, तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर मंदिर का या इन स्मारकों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये बता दिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कोठार का पार्वती में, ये नहीं। इंस्क्रिप्शंस हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉइन्स हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सील हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सर्विसेज को करने जा रहे हैं, तो आपको ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसका महत्व है क्या। किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल से मॉडर्न इंडिया में बात करूं तो गांधी जी, अब गांधी का सत्याग्रह तो सभी लिख देंगे भाई चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ, सबने अवज्ञा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, गांधी जी के आंदोलन है, गांधी के सत्याग्रह। लेकिन भाई ये सत्याग्रह तो 8वीं का बच्चा भी बता देगा कि गांधी जी ने ये मूवमेंट किए हैं, लेकिन गांधी के सत्याग्रह का नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान रहा है, क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस। तो मैं अपनी इस क्लासेस में कहीं ना कहीं इस बार मैंने सोच रखा है कि हर एंगल से आप लोगों को बता सकूं, जिससे आप लोग प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे कल कुल मिला के कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपको हर चीज मालूम होना चाहिए कि कहीं कहीं गांधी के सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस क्या है, या अन्य जो है क्रांतिकारी जो है रिवोल्यूशनरी है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, सुभाष चंद्र बोस की INA फौज का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया के सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करना चाह रहा हूं, और वहां साथ थोड़ा सा हम लोग, आप लोग घबराए नहीं, मेरा देखिए एंशिएंट इंडिया थोड़ा सा कुलना के कहीं ना कहीं, मैं नशे में तो पढ़ाता हूं नो डाउट, एंशिएंट इंडिया में थोड़ी गर्मी कम लगेगी। मिडाइवल आते आते गर्मी में बढ़ा दूंगा, क्योंकि मिडाइवल का इतिहास थोड़ा सा जुनून नशा और पैदा करेगा, और मॉडर्न इंडिया आते आते मैं इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा कि आपको कपड़े फाड़ने पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस समय कुल मिला के टेम्पल्स की बात करें, मंदिर की बात करें। अब मंदिरों की बात मैं कर रहा हूं तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। अलबर्नी की बात मैं करना चाहता हूं। महमूद गजनवी के साथ एक अलबर्नी है जो कुल मिला के उसके साथ रहता है, ज्योतिषी था, पहले तो बंद कर दिया गया जेल में, इसकी चर्चा मैं अधिक करूंगा। तो अलबर्नी जब हिंदुस्तान में आता है तो एक पुस्तक लिख रहा है अरबी लैंग्वेज में, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा मिडाबल में, तहकीकात हिंद। और वो यहां पर एक बात कहता है, वो थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है कि अलबर्नी जब हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो भारत के लोगों के विषय में वो एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, और वो कहते हैं कि भारत के लोगों की जो सोच है वो वैज्ञानिकता की नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। वो कहते हैं कि भारत के लोगों को विज्ञान की नॉलेज कम है। इस तरह की बात करता है कौन? अलबर्नी। अब आपसे अगर मान लीजिए कुल मिला के कहीं कि मेंस में ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि भारत के लोगों को विज्ञान की नॉलेज नहीं थी, अलबर्नी का कोटेशन है, आप इस क्वेश्चन की विवेचना करिए, तो आपको सब कुछ मालूम होगा, तभी ना कह देंगे कि भाई अलबर्नी सही है कि अलबर्नी गलत है। अलबर्नी तो यह कह रहा है कि भारत के लोगों की वैज्ञानिकता की सोच नहीं है, उनकी सोच साइंटिफिक नहीं है, उनको विज्ञान की नॉलेज नहीं है।
तो आप थोड़ा सा एक बात दिमाग लगाइए कम से कम कि जो मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं प्राचीन भारत में, जो स्मारक बन रहे हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, चाहे वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, चाहे नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो, चाहे भीतरगांव का मंदिर हो, चाहे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो, मैं गुप्त काल के मंदिरों के साथ साथ अगर दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करना है या उत्तर भारत में खजुराहो के टेम्पल्स की बात करना चाहता हूं, तो खजुराहो के मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, इस प्रकार के जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, साथ में दक्षिण भारत में मैं जाना चाहता हूं तो दक्षिण में द्रविड़ आर्ट स्टाइल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर बन रहे हैं, कांची का कैलाश मंदिर बन रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर बन रहा है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बन रहा है। इतने विशाल मंदिर जो बन रहे हैं, आखिर बिना वैज्ञानिक सोच के और बिना विज्ञान की जानकारी के संभव है? इतने विशाल मंदिर हैं, इतना टॉप क्लास का आर्किटेक्ट का काम हो रहा है, एक ही पत्थर को काटकर शिलाओं को किस तरह से कुलना के मंदिर में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप ये बताइए कि इन मंदिरों के निर्माण के बाद, इन स्मारकों के निर्माण के बाद आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भारत के लोगों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विज्ञान की नॉलेज रही होगी, अगर इन स्मारकों के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है तो। अगर इन स्मारकों के पर, हालांकि गुप्त डायनेस्टी में आर्यभट्ट जैसे लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन हो रहे हैं, उस अलग में चर्चा करूंगा। पाई की वैल्यू हमारे यहां से तय की जा रही है, जीरो का कुलना के कहीं का आविष्कार हमारे यहां हो रहा है। ब्रह्मगुप्त जैसे लोग ब्रह्म सिद्धांत में कुलना के ग्रेविटेशन पावर की बात कर रहे हैं। वाराहमिहिर जैसे एस्ट्रोलॉजर पैदा हो रहे हैं। वाघभट्ट जैसा कार्डियोलॉजिस्ट पर कुलना की किताब लिखने वाला एक वाघभट्ट एक टॉप क्लास का डॉक्टर है जो अष्टांग हृदय लिख रहा है, जो कुलना के हृदय रोग विशेषज्ञ है। धर्मंत्री जैसे चिकित्सक लोग हुए। अगर इन बातों को देखा जाए तो वो कहता है भारत के लोगों को यार विज्ञान की नॉलेज नहीं है, साला हमारे यहां सब वैज्ञानिक भरे हुए हैं। सुश्रुत जैसा कुलना के टॉप क्लास का सर्जन पैदा हो रहा है। तो चाहे हमारे यहाँ की मेडिकल साइंस की बात हो, चाहे कुलना के मेडिसिन की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं ज्योतिष की बात हो, और चाहे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर जगह तो कुलना के कहीं ना कहीं विज्ञान का समावेश है। इसीलिए अलवर्नी जैसा कह रहे हैं, ऐसा मानना उचित नहीं। और जहां तक मैंने अभी कहा कि स्मारकों के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो मॉन्यूमेंट्स के संदर्भ में अगर बात करता हूं, तो जो टेम्पल्स बनते हैं, बड़े बड़े टेम्पल, क्या बिना वैज्ञानिक सोच के बन जाएंगे? आप खुद सोचिए कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो कितना विशाल मंदिर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अलवर्नी साहब कर रहे हैं, नालंदा महाविहार बन रहा है, कार्ले का चैत्य बन रहा है, बड़े बड़े राजप्रासाद यानी पैलेस राजाओं के बन रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन स्मारकों को, इन भवनों को बनाने में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच जरूर रही होगी, साइंटिफिक सोच जरूर रही होगी। इसलिए अलवर्नी साहब ऐसा कह रहे हैं कि भारत के लोगों को विज्ञान की नॉलेज नहीं थी या कम नॉलेज थी, ये यथार्थ पूरी तरह से कुल के नकारने की बात है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस विषय को बात करें, मंदिर, टेम्पल्स। अब ये तो बात आ गई कि साहब अलवर्नी साहब कह रहे हैं कि भारत के लोगों को विज्ञान की नॉलेज नहीं है, तो उनको हमने उनका जवाब दे दिया, वो चुप हो गए हैं। अब हम आते हैं कि मंदिरों का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बड़े बड़े स्मारक जो बन रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। मंदिर का मतलब यही नहीं है कि भगवान की मूर्ति बना लिया, धूप बत्ती अगरबत्ती जरा दिया, मोमबत्ती लगा दिया, ओम जय जगदीश हरे, हो गया हमारा काम। मंदिर का इंपॉर्टेंस बिल्कुल यह नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंदिर का एक पक्ष हो सकता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति बना दी गई है, ठीक है साहब। अब मूर्ति बनाने का आशय क्या है, आप थोड़ा समझिए कि हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में जाते हैं तो भाई हमारा कंसंट्रेशन होता है, मूर्ति को देखते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से वहां रहता है, आंख बंद करके ध्यान करते हैं। इसीलिए उस मूर्ति को स्थापित किया गया। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जो है आंख बंद करता हूं तो भगवान नजर नहीं आते हैं, ना जाने कौन कौन नजर आता है, इसलिए मैं आंख बंद नहीं करता हूं। लेकिन जहां तक मंदिर के कुलना के पूजा का प्रश्न है, वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मंदिर का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट इंडिया में, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए, एक बात अपन बात करें, मंदिर बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से मंदिर में तो कुलना के क्या क्या चीजें बनी, आप जरा समझिए। मंदिर में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गर्भगृह बनेगा, उसका ढांचा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मंदिर बनाने के लिए जब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच रही होगी। पहली चीज आई मंदिर बनाने में, मंदिर को कुलना के गर्भगृह में कुलना के भगवान की मूर्ति बन रही है, यानी कि मूर्ति निर्माण की जो आर्ट स्टाइल है उसकी भी नॉलेज रही होगी।
तीसरी चीज कि मंदिर का कहीं ना कहीं जो मंडप है, जो सभागृह है, उसमें बहुत से लोग बैठकर कुल ना के सिर्फ भगवान की पूजा नहीं किया करते थे, अपने आसपास के क्षेत्रों की बैठकर चर्चा भी किया करते थे। यानी मंदिर वह स्थान हुआ करते थे प्राचीन काल में जहां के मंडपों में, जहां के बड़े बड़े हॉलों में लोग बैठकर आपसी विचार विमर्श किया करते थे। यानी कि सामाजिक समन्वय को स्थापित करने में भी मंदिरों का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मूर्ति आर्ट स्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक सोच के लिए इंपॉर्टेंट है। मंदिर के पिलर पर बड़े पैमाने पर पेंटिंग, चित्रकारियां की जा रही हैं, यानी चित्रकारी का ज्ञान भी मंदिरों से मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी कहा कि मंदिर के बड़े बड़े सभागृहों में वहां के आसपास के लोग बैठकर मीटिंग किया करते थे, अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे। इसीलिए स्वाभाविक रूप से क्यों किया करते थे? क्योंकि भगवान के सामने जब किसी समस्या का हल करेंगे तो इसका जो कहीं ना कहीं डिसीजन होगा, उसका जो निर्णय होगा वो सार्थक निकलेगा। इसलिए मंदिर जो है सामाजिक सौहार्द या कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं के कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के बहुत बड़े सेंटर भी हुआ करते थे। और मंदिर क्या करते थे? मंदिर में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नृत्य का, संगीत का, क्योंकि भजन चल रहा है तो नृत्य का, संगीत का समावेश मंदिरों में हो रहा है। यानी कि मंदिर जो है नृत्य और संगीत की करुणा के प्रसार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और मंदिर क्या कर रहे हैं? मंदिर भारतवर्ष में शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने जो पास्ट है, जो हमारा अतीत है, उससे हम हट चुके हैं, उससे हम भटक चुके हैं। हमारा तो सिर्फ दिमाग यही चलता है कि भगवान की पूजा कर लो, 10 बजे हो गया, लॉक मार दो, ताला मार दो, शाम को 6 बजे फिर खोल दो, थोड़ा सा घुमा दो और घुमाने के बाद फिर 8 बजे ताला लगो। उसको बेचारे को बंदी गृह में डाल रखा है। एंशिएंट इंडिया में आप देखिए कि मंदिरों का उपयोग किस तरह से हो रहा है। प्राचीन काल में मंदिर शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों से कुल ना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आसपास के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मंदिरों में बैठकर कुल ना के लोग अपने आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने क्षेत्र के विकास की और कई अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और मंदिर से क्या हो रहा है? मंदिर जो होते थे वहां पर बड़े पैमाने पर मंदिर का खर्च चलाने के लिए जमीन दी जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। कल मैंने कहा था कि नानाघाट अभिलेख जो पढ़ते हैं, उस नानाघाट अभिलेख के अंदर इस प्रकार से ब्राह्मणों को, जो मंदिर के पुजारी हुआ थे, उनको बड़े पैमाने पर जमीन दी जाती थी। जमीन देने का उद्देश्य क्या है? कि उस जमीन से कुल ना के मंदिर का खर्च चलेगा। तो मंदिर का जब खर्च चलेगा तो स्वाभाविक रूप से है क्या? यानी कि मंदिर के आसपास की जमीन पर कुल ना के कहीं कि मंदिर के जो पुजारी लोग होते थे वो नियंत्रण रखा करते थे। और उनका उद्देश्य होता था कि इस कुल ना के जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उस जमीन का विस्तार करके ज्यादा से ज्यादा खेती योग्य कुल ना के उसको बनाया जाए। यानी मंदिर आर्थिक समृद्धि में भी बहुत बड़ा योगदान देते थे, क्योंकि जितनी जमीन का विस्तार जो है कृषि योग्य किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उससे ज्यादा प्रोडक्शन पैदा होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन पैदा होगा तो मंदिर का खर्च भी चलेगा, और आसपास के जो मजदूर हैं, जो उसमें कहीं के लोग काम कर रहे हैं, कृषक लोग, उनको भी लाभ होगा। इस प्रकार से मंदिर प्राचीन भारत में आर्थिक समृद्धि का भी काम किया करते थे। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिरों का जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मानकर चलिए कि मंदिर जो है बनने लग गए, चाहे विष्णु के मंदिर बन रहे हो, चाहे सूर्य के मंदिर बन रहे हो, चाहे शिव के मंदिर बन रहे हो, तो जो राजा जिस धर्म को मानता था उस मंदिर को बनाता होगा। पहली चीज तो यही क्लियर हो गया। चोलाज डायनेस्टी में बड़े पैमाने पर कौन से मंदिर बन रहे हैं? शिव मंदिर बन रहे हैं। यानी चोल राजा लोग किस धर्म को मानते होंगे? शिव धर्म को मानते होंगे। बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं विष्णु मंदिर जो है कहां बन रहे हैं? गुप्त डायनेस्टी में बन रहा है, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग होंगे। तो एक तो क्लियर यह हो रहा है कि भाई राजा या वहां के क्षेत्र के लोग किस धर्म का अनुपालन करते होंगे, वो क्लियर हो गया। दूसरा, जब बड़े पैमाने पर मंदिर बन रहे हैं तो एक चीज क्लियर निकल कर आए कि उस समय जो है आर्थिक समृद्धि रही होगी, इकोनॉमिकल जो प्रॉस्पेरिटी है वो बड़े पैमाने पर रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े विशाल जो मंदिर बन रहे हैं तो बिना पैसे के और बिना रुपए के तो बनने वाला नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कुलना की इसका इंपॉर्टेंस कि राजा किस धर्म का या उस क्षेत्र की जनता किस धर्म को मानती है, पहली चीज। दूसरा कि उस मंदिर जो बन रहे हैं वो आर्थिक समृद्धि को भी डिनोट कर रहे हैं कि उस समय आर्थिक समृद्धि बड़े पैमाने पर रही होगी। तीसरा, मैंने कुलना के मंदिरों का इंपॉर्टेंस बनाया कि विशाल मंदिर बन रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिकता का कहीं कहीं समावेश होगा। यानी भारत की सिविल इंजीनियरिंग जो है, थोड़ा ध्यान रखिएगा शब्द मैं क्या बोल रहा हूं, भारत की जो सिविल इंजीनियरिंग है, जिसको हम आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, वो अपने आप में बड़े पैमाने पर विस्तृत थी, व्यवस्थित थी। तो इस प्रकार से मंदिर और क्या बता रहे हैं कि मंदिर कुल मिला के कहने की बता रहे हैं कि भारत में सिविल इंजीनियरिंग का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। मंदिर और क्या बता रहे हैं? मंदिर शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हैं।
मंदिर और क्या बना रहे हैं? मंदिर आसपास की जमीन को कृषि योग्य बनाकर आर्थिक समृद्धि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंदिर और क्या बता रहे हैं? नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास मंदिरों के माध्यम से हो रहा है, यह बताया जा रहा है। मंदिर और क्या बता रहे हैं? मंदिर कुल मिला के आपस के लोगों को अपने यहां जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी लोग बैठकर आपसी विचार विमर्श के द्वारा सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयास इस मंदिरों के बड़े बड़े सभागृहों में किया करते थे। इस प्रकार से मंदिरों का प्राचीन काल में बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग, मैंने क्या कहा कि सामाजिक समन्वय, सामाजिक सौहार्द के बहुत बड़े केंद्र है मंदिर। और थोड़ा सा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, मंदिर और क्या कर रहे हैं। आप लोग जब यूपीएससी का एग्जाम हो तो ये जो 4-6 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर इसी पॉइंटों को क्रमबद्ध आप लिख दोगे, आपको कुल मिला के कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जैसा नंबर मिलेगा। और क्या चीजें बन सकती है मंदिरों के लिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। दक्षिण में कुल मिला के कहीं कहीं द्रविड़ शैली है, कुल मिला के द्रविड़ भाषी लोग हैं, द्रविड़ लोग उनको कहा गया है। अभी ये आर्य संस्कृति से दूर है। यानी उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है, दक्षिण भारत में हम एक शब्द कह सकते हैं अनार्य संस्कृति है। लेकिन मंदिरों ने किस तरह से आर्य और अनार्यों में आपस में जोड़ने का काम किया है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि उत्तर भारत में आप देखिए कि आर्यों का एक बहुत बड़ा देवता है जिसका नाम है कुल मिला के शिव, रुद्र जिसको कहा गया। उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कि आर्यों का एक बहुत बड़ा देवता है रुद्र, जिसको शिव कहा गया है। आप ये देखिए, और दक्षिण भारत में थोड़ा समझिएगा तो, और दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा देवता है जिसका नाम है मुर्गन, जिसको हम कार्तिकेय कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो कुल मिला के अनार्यों के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम मुर्गन है, जिनको हम कार्तिकेय कह रहे हैं। और उत्तर भारत के जो देवता हैं उनका नाम कहीं ना कहीं रुद्र है, शिव है। तो आप जरा समझिए कि रुद्र और कार्तिकेय का संबंध किस तरह से स्थापित किया गया, बाप और बेटे का। आप बाप और बेटे का संबंध स्थापित किया गया, यह सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो शिव के मंदिर हैं। और उन मंदिरों की आर्ट स्टाइल कैसी है? उत्तर भारत की आर्ट स्टाइल नहीं है, नागर शैली नहीं है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। यानी कि मंदिर की जो आर्ट स्टाइल है वो द्रविड़ है, यानी दक्षिण भारत की आर्ट स्टाइल है। और जहीं देवता कौन से हैं? उत्तर भारत के हैं। यानी दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के देवताओं को बिठाला जा रहा है और उनको दक्षिण की आर्ट स्टाइल, द्रविड़ आर्ट स्टाइल में बनाया जा रहा है। यानी मंदिर, मैं कह सकता हूं, उत्तर और दक्षिण भारत की आर्य और अनार्य संस्कृतियों को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ने का बहुत बड़ा काम कर रही है। ये मंदिरों का भारतवर्ष में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप देखिए कि मंदिर समन्वय के केंद्र बन चुके हैं, ये कितनी बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग जो है इस बात को समझ सकते हैं कि टेम्पल्स का क्या क्या रोल है। हम सब चीज भूल गए यार। मंदिर का अर्थ है हमने दूसरा निकाल दिया कि मंदिर के लिए पटक कर किसी को मारो, मंदिर के लिए किसी को कुल मिला के कुछ भी कर दो। मंदिर का मतलब है कोरिलेशन, मंदिर का मतलब है टॉलरेंस, मतलब मंदिर का मतलब है सहिष्णुता, मंदिर का मतलब है समन्वय। आर्य और अनार्य संस्कृतियों के बीच में इतना जो है डिफरेंस है यार, लेकिन इन मंदिरों ने आपस में दोनों ही संस्कृतियों को जोड़ दिया और एकता की भावना को स्थापित कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा यार हिलाया करो, कम से कम मुंडी की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जब तुम लोग थोड़ा सा अपना मुंडी हिलाते रहोगे तो हमको भी कुल मिला की एनर्जी मिलेगी, हम भी जुनून में, नशे में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, हैं? तो थोड़ा सा इस बात को कहीं ना कहीं, इस बात को ध्यान रखा करिए। आंखों में मंजिल है, हम लोगों ने जो आंखों में ड्रीम, सपना बना रखा है उसको तोड़ने वाले नहीं हैं, और मैं तोड़ने भी नहीं दूंगा आप लोगों को। इस बात को ध्यान रखना। आंखों में मंजिल है, गिरेंगे और चलते रहेंगे। आंखों में मंजिल है, गिरेंगे और चलते रहेंगे। हवाओं में क्या दम है, तूफानों में भी चिराग जलते रहेंगे। हवाओं में क्या दम है, तूफानों में भी चिराग जलते रहेंगे। इस प्रकार की सोच अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि कल यूपीएससी की जो लिस्ट आएगी, पीएससी की जो लिस्ट आएगी, जितनी भी प्रांतीय सर्विसेज की लिस्ट आएगी, उसमें आपका एक नाम होगा। ये विश्वास आप रखिए। खैर, थोड़ा हम लोग आगे चलें। और मैंने अभी कहा कि कुल मिला के मंदिर की अगर बात करते हैं, मैं आर्ट एंड कल्चर में इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो मैं इतिहास में बता रहा हूं कि इसका इंस्क्रिप्शंस का, अरे मंदिरों का इंपॉर्टेंस क्या है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब वो पूछेगा कि भाई भारत में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो आप कहेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्लियर?
तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर, कहीं झांसी भी लिखा है, यूपी में पड़ता है। और स्वाभाविक रूप से यह पहला मंदिर है, एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पहला मंदिर है जिस पर शिखर का निर्माण किया गया है। ये पहला मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जिस पर शिखर है। आप मंदिरों के ऊपर देखते होंगे शिखर बने होते हैं, पीक बने होते हैं, तो पहला मंदिर भारत का है जिसमें शिखर का निर्माण है। यही मंदिर है जो पंचायतन श्रेणी पर बना हुआ है। पंचायतन श्रेणी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पंचायतन श्रेणी की में आर्ट एंड कल्चर की चीज है। जैसे एक गर्भगृह में मेन मंदिर रहता है, मुख्य गर्भगृह में मुख्य मूर्ति भगवान की रहती है, और उसके चारों दिशाओं में 4 छोटे छोटे और मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन्हीं बीच में जो है सेंट्रल में मंदिर के भगवान की एक बड़ी मूर्ति रहती है, विष्णु की हो, शिव की हो, किसी की भी हो, और उसके चारों दिशाओं में आपने देखा होगा 4 छोटे छोटे मंदिर बनते हैं। इस प्रकार के मंदिरों को पंचायतन श्रेणी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देवगढ़ का दशावतार वाणी मंदिर मैंने कहा, मैंने भीतरगांव का मंदिर कहा जो उत्तर प्रदेश में है, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर में है। इस प्रकार से ये मंदिर जो है गुप्त काल में बन रहे हैं। ऐसे बहुत से मंदिर मैं चर्चा करूंगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करूंगा, इस तरह से सब, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात करूंगा, ये सब चीजें बाद में होंगी। और उसके बाद जो है दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि दक्षिण की आर्ट स्टाइल में मंदिरों का ही तो सबसे बड़ा रोल है। दक्षिण में जब राष्ट्रकूट आए तो उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम निर्माण करवा रहे हैं। पल्लव डायनेस्टी के लोग आए तो उन्होंने द्रविड़ आर्ट स्टाइल में बड़े सुंदर मंदिर बनवाए, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर बन रहे हैं, मैं डिटेल में पल्लवों के समय में पढ़ाऊंगा। नरसिंह वर्मन सेकंड आए तो उन्होंने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जब चोलाज डायनेस्टी के लोग आए तो राज राजेश्वर ने अपनी कैपिटल तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस तरह से कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली में है और दक्षिण के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। इस पर हम लोग चर्चा आर्ट स्टाइल में करेंगे जब आर्ट एंड कल्चर होगा। तो इस तरह से मंदिरों का रोल जो है मैंने आपको बताया कि मंदिर क्या क्या कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा कि मंदिरों में क्या क्या बन सकता है, मंदिरों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात मैंने आपसे कर लिया। मंदिरों के बाद जो दूसरी चीज है स्तूप। अब स्तूप पर मैं तो डिटेल में बात करूंगा जब मैं सातवाहनों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्तूप का जो शब्द का उल्लेख है ना वो ऋग्वेद में मिल रहा है। स्तूप का मतलब है कहीं कोई चीज ज्यादा मात्रा में, ढेर जिसको कहते हैं, कोई चीज का ढेर, थूहा, रेत या बालू के जो बड़े बड़े ढेर बन जाते थे अंडाकार, उनको कहीं ना कहीं स्तूप कहा गया है। लेकिन भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से इन स्तूपों को जोड़ा गया, और भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो रहा है तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को शुरुआत में 8 जगहों पर रखा गया और उन पर इसी प्रकार के अंडाकार बड़े पैमाने पर स्तूप बनाए गए, जिनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं जहां बुद्धिस्ट की बात है, बौद्ध धर्म की बात है, वहां पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर स्तूपा बन रहे हैं। स्तूप किस तरह से बन रहे हैं, स्तूप को क्या क्या होता है, ये सब चीजें मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जैसे मानकर चलिए आपके मध्य प्रदेश में ही हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जब सांची का स्तूप है तो स्वाभाविक रूप से कहीं कि सांची के स्तूप पे बहुत से, सांची के स्तूप की खोज कहीं आ जाए तो जनरल रायलट साहब कर रहे हैं, आपके एमपी का क्वेश्चन है, जनरल रायलट साहब कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से सांची के स्तूप की मैं बात करूं तो यहां पर 3 स्तूप हैं। पहला स्तूप जो बड़ा है उसमें भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष है। दूसरा जो छोटा वाला स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के समय के धर्म प्रचारकों का कहीं ना कहीं उसमें अवशेष है। और तीसरा जो बुद्ध स्तूप है उसमें सारीपुत्र और महामोदग्लायन, सारीपुत्र भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सुंदर लगता है कि कुल मिला के कहने की इस तरह के क्वेश्चन जो है पढ़ा करो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ा करो, मेरा बस यही कहने का मतलब है। भगवान बुद्ध जब राजगृह की यात्रा पर गए तो वहां पर सारीपुत्र ब्राह्मण हैं, फॉलोवर्स बन गए।
और भगवान बुद्ध को मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। तो सारीपुत्र की जो मृत्यु हो रही है वो भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही हो रही है। तो जब सारीपुत्र की डेड बॉडी पड़ी थी, सभी बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध भी बैठे थे, तो बौद्ध भिक्षुकों ने कहा भगवान बुद्ध से कि प्रभु सारीपुत्र के विषय में कुछ आप कहिए। भगवान बुद्ध और सारीपुत्र का, यानी भगवान बुद्ध का अपने सारीपुत्र जैसे शिष्य पर क्या विश्वास है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि कुलना के सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, हिमालय खत्म हो सकता है, हिमालय मतलब समाप्त हो सकता है, समुद्र सूख सकता है, इन्हीं दुनिया में हर प्राकृतिक घटनाएं संभव हैं, लेकिन सारीपुत्र हृदय में किसी के बारे में गलत सोचे यह संभव नहीं है। अपने गुरु का अपने शिष्य के प्रति क्या विश्वास है, अगर ये विश्वास देखना है तो कहने की बुद्ध का और सारीपुत्र का देखिए। यदि गुरु और शिष्य का विश्वास देखना है तो भगवान बुद्ध और उस समय को कुख्यात डाकू अंगुलीमाल को देखिए, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्या अंगुलीमाल का जीवन था और क्या भगवान बुद्ध ने बना दिया अपने औरा में लाने के पश्चात। जो अहिंसक था वो जो हिंसक था वो अहिंसक बन गया। पहले वो अहिंसक था, फिर हिंसक बना और फिर अहिंसक बन गया। मैं आगे चर्चा करूंगा अंगुलीमाल की। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग जो है स्तूपों की बात करते थे। जैसे मैंने अभी कहा कि सांची के स्तूप की मैंने अभी बात किया। इसी प्रकार से प्रश्न आता है आपके एमपीपीएससी में कि सांची के स्तूप में किन दो लोगों के अस्थि अवशेष हैं, तो सारीपुत्र और महामोदग्लायन। इसके बाद स्तूप में आपके मध्य प्रदेश में एक और क्वेश्चन बन सकता है, भरहुत का स्तूप। तो भरहुत का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम साहब कर रहे हैं, और इस स्तूप का निर्माण शुंगों के समय में हो रहा है। किसके समय में हो रहा है? शुंगार डायनेस्टी में। मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो इस और भी स्तूप है, अमरावती का स्तूप बन रहा है जिसकी खोज होल्ड मैकेंजी कर रहे हैं, सातवाहनों के समय में बन रहा है। नागार्जुन कोंडा का स्तूप जो है इक्ष्वाकुओं के समय में हो रहा है, जिसकी खोज लांघाष्ट्र कर रहे हैं। तो ऐसे भारत में बड़े पैमाने पर स्तूप भी बन रहे हैं, और इन स्तूपों के माध्यम से भी कुल मिला के एंशिएंट इंडिया की कलाकृति के बारे में, एंशिएंट इंडिया की इस वैज्ञानिक सोच के बारे में, एंशिएंट इंडिया की इस आर्थिक समृद्धि के बारे में, इन सबकी चर्चा कुल मिला के स्तूप भी तो दे रहे हैं। कुमारगुप्त के समय में सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सभी स्तूप मेधी यानी कुल मिला के चबूतरे पर बनाए जाते थे, लेकिन जो धार्मिक स्तूप है गुप्त डायनेस्टी का जो कुमारगुप्त बनवा रहे हैं वो जमीन पर बना है, ये इसकी विशेषता है। तो इस तरह से हम लोग स्तूपों पर भी बात करेंगे। स्तूप के बाद आता है विहार, एबे, और चैत्य का मतलब है बुद्धिस्ट टेंपल। अब जरा समझिएगा इस बात को। बिहार जो है, मैंने कहा कि जहां पर बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। अब रहने का मतलब ये मत समझिए कि विश्राम करने की जगह हो गई, साहब अब हमको यहाँ विश्राम करना है, अब कुछ नहीं देखना है, बैठ के आगे टीवी लग गया है, अपना प्रोग्राम देखना है। बिहार का मतलब यह नहीं है। जहां पर भी कुल मिला के इस तरह से मोनेस्टिक लाइफ जीने वाले लोग थे, यानी कि सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे, जो सन्यासी हुआ करते थे, जो अपने को सन्यासी कहते थे, बैरागी कहते थे, उनका वास्तव में जीवन बैराग का होता ही था, सन्यास का होता ही था। ऐसा नहीं कि आजकल हमारे यहाँ जो ये बैठ गए हैं मंचों पर बड़े बड़े बापू और भाई कह रहे हैं हम सन्यासी हैं, लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया जो है मार कर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं महाराज, सन्यासी मोनेस्टिक लाइफ एंशिएंट पीरियड में थी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो मठों में लोग रहा करते थे, जो भिक्षुक लोग रहा करते थे, वहां पर कुल मिला के शिक्षा का पैमाने पर कार्य हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई आप लोगों को वैसे ही ध्यान रखिए, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार, आपके हिंदुस्तान में शिक्षा का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सेंटर रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिस समय यूरोप के देशों का ना इंग्लैंड का नाम था, ना फ्रांस का नाम था, ना जर्मनी का नाम था, ना स्पेन का नाम था, कुछ भी नाम नहीं था, उस समय आपके तक्षशिला में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसके आचार्य चाणक्य थे। आपका जो भारत था वो शैक्षणिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था। हम अपने अतीत को देख ही नहीं पाए। दुनिया को सिल्क, दुनिया को कॉटन, दुनिया को स्पाइसेस, दुनिया को मसाले, दुनिया को दवाइयां एक्सपोर्ट करने का काम हम किया करते थे। आप इस बात को देखिए, आपकी आर्थिक समृद्धि, मैंने कल कहा था कि भाई भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है। आप 98% एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत मुश्किल से 2% इंपोर्ट कर रहे हो यार।
बहुत मुश्किल से 5% इंपोर्ट कर रहे हो, 95% तो आप एक्सपोर्टे कर रहे हो। तो जब आप 90 से लेकर 95% तक आप एक्सपोर्टे करेंगे, 5% इंपोर्ट करेंगे, तो आप यही बताइए ना कि फायदा किसको होगा। आज 2020 का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, बहुत जो है हम लोग हाई फाई बन गए, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन साला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का देख लीजिए क्या स्थिति है। उल्टा हो गया है, 10% भी कुल ना के कहीं ना कहीं निश्चित एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, 90% इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये है क्या, जब आप एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप आर्थिक लॉस, यानी कि आपकी आर्थिक समृद्धि कमजोर होगी। एंशिएंट पीरियड में 90 से 90 आप मंगा क्या रहे हैं भारत से, बाहर से? आप जरा देखिए, एंशिएंट पीरियड में आप घोड़ा मंगा रहे हैं, अरबी घोड़े। आप मंगा क्या रहे हैं महाराज? आप सब तो पैदा अपने घर में कर रहे हैं। आप दो चीजों पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, एक लिकर यानी शराब, वाइन, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा लोग जो है फर्स्ट क्लास जो है अंगूरी शराब पीने में ज्यादा विश्वास रखा करते थे। आप देखिए बिंदुसार कह रहा है कुल ना के डायमेकस से, अरे यार थोड़ा सा कुछ बोतल वोतल लेते आना, है कि नहीं है, याद करो। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो एक तो बाहर से शराब मंगाने पर पैसा खर्च हो रहा है, और दूसरा जो है बाहर से घोड़ा मंगाने पर, क्योंकि आर्मी में इस समय घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो घोड़े पर पैसा खर्च हो रहा है। बाकी टोटल का टोटल पैसा हमारा मिल रहा है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भारत शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस समय भारत के अंदर है। इस समय नहीं यार, 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, गलत, मैं प्राचीन भारत में जी रहा हूं, वहीं चलो। तो स्वाभाविक रूप से प्राचीन भारत में जो नालंदा महाविहार है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जा रहा है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, वहां पर शिक्षा का बहुत बड़ा सेंटर है। दुनिया के लोग वहां पढ़ने के लिए लालायित हैं। 5 स्टेप के पेपर होते हैं, 5 चरणों में पेपर होता है, तब जाके नालंदा में एडमिशन मिलता है। दुनिया के लोग एडमिशन लेने के लिए लालायित हैं। आपका वेनसांग आ रहा है तो जाकर 6 वर्ष पढ़ रहा है। तो नालंदा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप इस बात के, भारत में शिक्षा का, आप अपने अतीत के गौरव को याद करेंगे तो आप दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। नालंदा के अंदर, कैंपस के अंदर 20,000 स्टूडेंट रहते हैं, 20,000। 2000 जो है आचार्य हैं। आचार्य समझ रहे हो ना, आचार्य नहीं यार, टीचर की बात कर रहा हूं। ये इंग्लिश मीडियम वाले परेशान करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि जो मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो नालंदा बिहार में 2000 टीचर वहां पर है, 20,000 स्टूडेंट हैं। और आप याद देखिए कि कुल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना धर्मपाल कर रहे हैं, सोमपुरी यूनिवर्सिटी ढाका के पास है, उदंतपुरी, बड़े बड़े बिहार हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जहां पर बड़े बड़े आचार्य भिक्षुक रहा करते थे और शिक्षा प्रसार का काम किया करते थे। इस बात को ध्यान रखिए। तो उस समय कुलना के एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए कुलना के इन बिहारों का बहुत बड़ा रोल है। आप भारत का शिक्षा का स्तर क्या है, ये बिहार हमारे बता रहे हैं, नालंदा बिहार बता रहा है। और आप देखिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा जो है वहां लाइब्रेरी, वह इतना बड़ा वहां पर कलेक्शन, लेकिन जो ये तुर्क आए, जिनकी सोच ही पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन की थी, नष्ट करने की थी, विनष्ट करने की थी, इनके पास ना तो बुद्धि था ना विवेक था। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अंततः बिहार को जीतने के लिए निकल पड़ा। 1202-3 में वो कुलना के बिहार पहुंचता है, नालंदा पर कब्जा करता है, वहां के भिक्षुकों की हत्या करता है, वहां की लाइब्रेरी को नष्ट कर देता है। उसके पास कम से कम 10,000 सिपाही। आप समझ सकते हो कि नालंदा बिहार की लाइब्रेरी कितनी बड़ी रही होगी। वो भिक्षुक लोग उन बिहारों, वो कहीं न कहीं जो उसके बख्तियार खिलजी के तुर्क सैनिक हैं, उन बिहारों में रहा करते थे। और जब सर्दी पड़ा करती थी, कड़ाके की सर्दी उस समय पड़ा करती होगी, तो स्वाभाविक रूप से उन लाइब्रेरियों की पुस्तकों को कुलना के फाड़ फाड़ कर जलाया करते थे। ऐसा इतिहास में आता कि 4 से 5 ठंडी उन कहीं ना कहीं आर्मी के, जितने भी तुर्क आर्मी के लोग थे, उन्होंने लाइब्रेरी की पुस्तकों को जलाकर कुलना के आग तापने का काम किया। भारत की कुलना के शैक्षणिक समृद्धि कितनी विशाल रही होगी, ये इस बात से अंदाजा निकलता है। और अंततः मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं बिहारों की बात कर सकें। चैत्य मैंने कहा कि बुद्धिस्ट टेम्पल, जहां पर बिहार होंगे वहां पर कुल मिला के बुद्धिस्ट लोग एक टेम्पल्स बनाते थे, जिनको चैत्य कहते थे। सातवाहनों के समय में महाराष्ट्र में कार्ले का प्रसिद्ध चैत्य, तो कार्ले का प्रसिद्ध चैत्य सातवाहनों की, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल। और उसके बाद अब हम आते हैं राजमहल, पैलेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साहब, पैलेस, महल, राजमहल है। राजा 2 रूम किचन लेट बात में नहीं रहेगा ना, फ्लैट में तो नहीं रहेगा राजा है।
अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं और आपको अगर अभिमान हो रहा है कि यार मेरे पास 5 रूम का फ्लैट है, तो 5 रूम का फ्लैट है तो थोड़ा सा अपने मल्टी के ऊपर चढ़ जाना और इस किले की तरफ देख लेना। वो किला भी किसी का फ्लैट रहा है कि नहीं रहा है। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग रहे तो उनका फ्लैट देख लोगे तो आपका जो अहंकार है वो अपने आप पाताल में चला जाएगा। ठीक है ना। तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं के जो पैलेस हुआ करते थे वो भी भारत में कुल मिला के आर्थिक समृद्धि को डिनोट करते हैं, भारत की वैज्ञानिक सोच को डिनोट करते हैं, भारत की सिविल इंजीनियरिंग को डिनोट करते हैं, भारत की आर्ट स्टाइल को डिनोट करते हैं। यानी कि राजमहलों से भी वही चीजें मिल रही हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था कि राजमहल बड़े विशाल बनेंगे, यानी आर्थिक समृद्धि रही होगी। राजमहल विशाल बनेंगे, यानी कि कुल मिला के जब आप फ्लैट बनवाते हो तो आप सिविल इंजीनियर को बुलाते हो, आप आर्किटेक्ट को बुलाते हो कि भैया जरा डिजाइन तैयार करो। इसका मतलब वो भी जो बनवा रहे होंगे तो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की वहां पढ़ा रहा होगा, तो सिविल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं जबरदस्त थी। कुल मिला के उन मकानों को बनाने में, उन कुल मिला के महलों को बनाने में कला का उपयोग यानी आर्ट स्टाइल का भी इंपॉर्टेंस रहा होगा। तो इस तरह से जब हम इन राजमहलों को देखते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भारत की कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बड़े पैमाने पर समृद्ध रही होगी। तो इन राजमहलों को देख लोगे अलबर्नी साहब, तब भी कुल मिला के आपको पसीना उतर जाना चाहिए कि भारत के लोगों की जो वैज्ञानिक सोच थी वो जबरदस्त रही थी। आपकी सोच जो है डिस्ट्रक्टिव की है, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान के अंदर आए तो आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े कुल मिला के कहने के मंदिरों को, बिहारों को नष्ट कर दिया। तुर्कों के आने से पहले, मुगलों के आने से पहले इस हिंदुस्तान में मंदिर तोड़ने की परंपरा नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये लोग आए इन्होंने हिंदुस्तान की कुल मिला के कला और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस राजमहल पर, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मौर्य डायनेस्टी में हमें राजमहल देखने को मिलते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद, ये क्वेश्चन आता है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद कहां पर है? चंद्रगुप्त मौर्य की जहां राजधानी होगी पाटलिपुत्र, पटना। क्लियर? क्योंकि जिस प्रकार से आज दिल्ली भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, उसी प्रकार से उस समय पटना, पाटलिपुत्र भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। तो पटना के पास एक गांव है कुम्भहार। कुम्भहार, तो कुम्भहार गांव की जब खुदाई हुई, स्पूनर महोदय हैं, एक अंग्रेज इतिहासकार है स्पूनर, उन्होंने जब खोजा तो यहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन मिलता है, यानी कि वहां से खुदाई होती निकलता है। अब जरा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद पटना के पास कुम्भहार गांव से मिला है, जिसकी खोज स्पूनर महोदय ने किया है। अब इस महल की भव्यता को थोड़ा सा समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद जब था उस समय, तो उसको देखने के बाद, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत आ रहा है, यूनानी राजदूत, जिसका नाम है मेगास्थनीज। और जब मेगास्थनीज आ रहा है, जरा समझिएगा, तो मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वो काफी लंबे समय तक यहाँ रहा है, तो वो कहता क्या है कि भाई ऐसा महल तो ना तो सूसा में है ना एक बतना में है। ये ध्यान रखिएगा, ईरान में उस समय एक जगह है सूसा और एक बतना, यूनानी लोगों का वहां प्रभाव है, क्योंकि इस समय इस्लाम तो वहां था नहीं, तो वहां पर सूसा और एक बतना में कुल मिला के बड़े पैमाने पर महल बनते थे। तो जब मेगास्थनीज वहां से आता है और भारत के इस राजप्रासाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस को देखता है, तो वो कहता है बाप रे बाप, ऐसा महल तो मैंने सूसा और एक बतना में भी नहीं देखा। जैसे हम लोग मान के चलिए कहीं गए दूसरी जगह, बंबई से आए और कहीं कुल मिला के छोटे जिले में गए और वहां कोई ऐसी अद्भुत चीज देख ली, तो आप क्या कहोगे? अरे बाप रे बाप, हम तो दतिया में ऐसी चीज देख ली जो बंबई में नहीं थी। यही चीज मेगास्थनीज कह रहा है कि भाई पाटलिपुत्र का जो राजप्रासाद है वो इतना भव्य है, इतना सुंदर है कि ऐसा महल तो सूसा और एक बतना में भी नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार से थोड़ा सा इस महल की भव्यता को समझिए। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य, अरे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। अब जैसे मानकर चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा हम लोग अगर समझ लें, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस विषय को लेकर अगर बात करते हैं, मैंने अभी कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर
चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रासाद है, जो पैलेस है, 322 बीसी में बैठ रहा है, बीसी नहीं ईसा पूर्व, जरा समझिएगा इस बात को। और जब फाइयान जो आ रहा है वो चंद्र विक्रमादित्य के समय में आ रहा है, लगभग 500 साल बाद, लगभग 500 वर्ष बाद एक चाइनीज यात्री हिंदुस्तान में गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद पास आया, और पाटलिपुत्र आने के बाद जब उसने 500 साल पहले पैलेस को देखा, इन्हीं भारत का कुलना के महल किस तरह से बनते होंगे, कितने मजबूत बनते होंगे, इस बात को जरा समझे। और चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो राजप्रासाद है, ये काठ का बना हुआ है, वुडन का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। आप इस बात को जरा समझिए कि हमारी जो है, जो साइंस थी वो रही होगी कि 500 साल पहले एक लकड़ी का महल बना था, काठ का महल बना था, वुडन का महल बना था, और 500 साल बाद एक कुलना के विदेशी यात्री फाइयान आता है और उस महल को देखने के बाद वो कहता है ये मानव निर्मित नहीं है, ये देवता निर्मित है, इसे इंसान नहीं बना सकता है, इसे देवता ही बना सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। आज देख लीजिए मकान बनवाते हैं, हमने बनवाया अपना, दे कंक्रीट, दे सीमेंट, दे सरिया, है कितना साल चलेगा? सुपर सीमेंट, सुपर बजरी, सुपर कंक्रीट, सुपर जो है छड़, न जाने क्या क्या लगा दिया, कितने साल? 100 ईयर, 100 साल से ज्यादा कोई भी सीमेंट और कुलना के सरिये का जो है या बालू का कुलना के मकान 100 साल से ज्यादा, मैक्सिमम बात कर रहा हूं यार। और आप समझ लीजिए कि हमारी खुलना की स्टाइल कितनी जबरदस्त, वैज्ञानिकता की बात कर रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, कि 500 साल पहले एक लकड़ी का पैलेस है और 500 साल बाद तक वो बना हुआ है, और वो महल इतना जबरदस्त है कि फाइयान आता है तो कहता है ये मानव निर्मित नहीं है, ये देव निर्मित है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग का स्तर था वो बहुत ऊंचा रहा होगा। क्लियर? तो इस तरह से महल भी कुलना के भारत के इतिहास के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में ऐसा नहीं कि गुप्त काल में महल नहीं होंगे और चाहे राजपूताना काल में महल नहीं रहे, ये गलत दिमाग में मत रखिएगा। महल रहे होंगे, गुप्त काल में भी महल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि गुप्त काल, मैंने तो कहा कि गुप्त काल आर्थिक समृद्धि बहुत जबरदस्त है, विश्व के आधे पर हिस्से पर तो हमारा ही कब्जा है गुप्त डायनेस्टी में। तो ये है कि महल खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं, लेकिन महल सभी समय रहे होंगे। तो इस प्रकार से राजमहल भी कुलना के भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत की कुलना के सिविल इंजीनियरिंग, इन सब की चर्चा करते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने स्मारकों के विषय में थोड़ा बात कर लिया। एक चीज थोड़ा सा दिमाग में आता है, थोड़ा सा उसको मैं बता दूं जरा हल्का सा, क्योंकि आपसे कहीं प्रश्न पूछ लेगा कि भाई सर ये बताइए, यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, आप लोग देखिए अपना विजन बड़ा रखिए, स्वप्न बड़ा रखिए, हमको पहले यूपीएससी देना है ये सोच बनाकर रखिए यार। यूपीएससी में आईपीएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे तो 20-22 साल आगे निकल जाओगे। यहां पीएससी में तुम डिप्टी एसपी बनोगे या एसडीएम बनोगे, वहां आईपीएस मिल गया साल भर, 2 साल बाद ही अगर मिल गया आईपीएस मिल गया, तो तुम जब तक ये एसपी बनेगा तब तक आप डीजीपी की लाइन में लगे रहोगे। ये भी तो सोचिए। और आईपीएस और आईएएस कोई कुल ना के कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से नहीं ना लोग आ रहे हैं, हमारे और आपके ही बीच में बन रहे हैं। इसीलिए कुल ना के हमारा जो कुल ना के ड्रीम है, हमारा जो सपना है, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए और उसको हम फतेह करेंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैंने अभी कहा, एक प्रश्न आता है कि एंशिएंट पीरियड में इक्विपमेंट जो है, उपकरण जो है, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं या उनका इंपॉर्टेंस क्या है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा 2-3 लाइन का बता दूं कि प्राचीन भारत में, कहीं भी पूछा जा सकता है, प्राचीन भारत में उपकरणों का क्या इंपॉर्टेंस है, टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इक्विपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर हम स्टोन एज में जाएं, थोड़ा सा पाषाण काल में कर रहा हूं, तो पाषाण काल से लेकर पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण का मतलब चैल्कोलिथिक, यानी कि जहां पर कॉपर और प्लस स्टोन का यूज हो रहा है, तांबे और पाषाण का। तो जो स्टोन एज है यानी पाषाण काल है, जो ताम्र पाषाण काल है, और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन तीनों टाइम की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब स्क्रिप्ट मिली है और हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये जो तीनों टाइम पीरियड है, ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, वो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट पे आधारित है। यहां की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ उनके औजारों से मिलती है।
यहां की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनके टूल से मिलती है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाइए या स्टोन एज में ही चलिए, तो स्टोन एज में पहले लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर जिसको पेबुल कहते थे, पेबुल क्या होता है, कुल मिला के कहने के एक बड़ा सा पत्थर है, वो पानी में घिस जाता है, चारों तरफ से चिकना हो जाता है, और उस चिकने पत्थर को लेकर वो कहीं मारा करते थे। इसके बाद उनको लगा नहीं यार इसमें थोड़ा सा कुछ धार बनाया जाए तो अपने आप पानी से घिस जाएगा, या धार बना दिया करते थे उस कहीं ना कहीं पेबुल को काट के, तो उसको जैसे चापर और चापिंग कहते हैं आप लोग, मैं आगे पढ़ाऊंगा इस बातों को। तो कुल मिला के जब धारदार बनाने लग गए तो वहां उसका उपयोग कुल मिला के पशुओं को मारने में लग गए, क्योंकि उस समय उपकरणों का जो स्टोन एज में है वो दो उद्देश्य है। पहला अपनी रक्षा करना, भाई उस समय उपकरणों का जो है उद्देश्य क्या है, एक तो अपनी भी रक्षा करना और दूसरा शिकार करना, क्योंकि ये आदिम जाति के आदिम लोग हैं, इनका लक्ष्य है शिकार और खाद्य संग्रहण। तो किसी तरह से शिकार करना है, खाद्य संग्रहण करना है, उसको वो ध्यान में रखते हुए अपने उपकरणों को बना रहे हैं, क्या वो स्क्रैपर के रूप में हो जिसको विदारणी कहते हैं, हस्त कुठार के रूप में हो जिसको हैंडेक्स कहते हैं। तो इसलिए स्टोन एज में जो है उपकरणों का या उसकी काल को जानने के लिए उपकरणों का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार से जब ताम्र पाषाण शुरू होता है तो कॉपर के और कुलना के पाषाण बड़े बड़े टूल्स बनने लग गए, तो उनसे भी कुलना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एंशिएंट इंडिया की जाने इन्हीं उपकरणों का मानव जीवन में इस समय उपकरणों का सबसे ज्यादा महत्व है। चाहे वो आत्मरक्षा की बात हो, चाहे शिकार की बात हो, चाहे धीरे धीरे जो नियोलिथिक पीरियड में आते हैं तो कृषि का काम बड़े पैमाने पर बढ़ने लग गया। चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, मैंने कहा ना कि चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो शिकार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, इन सब में कुल मिला के उनके जीवन का अभिन्न अंग उपकरण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर देखें तो उपकरणों का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा सा अगर वैदिक एज में मैं जाना चाहता हूं तो वैदिक एज में आप देखते हैं वैदिक काल में अब लोहे की खोज हो चुकी है, और वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो रही है तो स्वाभाविक रूप से लोहे की खोज के साथ ही भारत में दो क्षेत्रों में क्रांति हो गई। पहली क्रांति किस एरिया में हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में, क्योंकि लोहे के अब बड़े बड़े हार्ड जो है कहीं ना कहीं उपकरण बनने लग गए, और जब बड़े बड़े कठोर यानी हार्ड उपकरण बड़े बड़े बनने लग गए लोहे के, तो इस कुलना के उपकरणों के बल पर आर्य लोगों ने बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जमीनों को कृषि योग्य बनाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जंगलों को जलाया जाने लगा, और इन जंगलों को जलाकर कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित करने का काम इन उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है, जो अब लोहे के उपकरण हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जब लोहे की खोज हो रही है तो भारत में बड़े पैमाने पर कृषि क्रांति हो रही है, ये लोहे के उपकरणों के कारण ही संभव हुआ। और दूसरा कुलना के क्रांति किस क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि अब लोहे की खोज के साथ ही बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से लोहे से हथियार उनके बनने शुरू हो जा रहे हैं, लोहे से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में टूल्स बनने शुरू हो जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के कहीं ना कहीं हम जहां तक बात है, अगर स्टोन एज की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं और वैदिक काल के एक बहुत बड़े हिस्से की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उपकरणों के आधार पर ही कुल मिला के इस समय के भारत के इतिहास को जाना जा सकता है। चाहे वो उनकी आर्थिक समृद्धि की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं खाद्य संग्रहण की बात हो, चाहे वो शिकार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे सैन्य क्षेत्र की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में इस समय चाहे वो कॉपर के उपकरण हो, चाहे स्टोन के उपकरण हो, और चाहे कुलना के लोहे के उपकरण हो, और चाहे ब्रॉन्ज के हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुलना के आप देखिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग हावी हो गई, रसायन क्षेत्र हावी हो गया, क्योंकि और कॉपर और टिन को मिलाकर अब क्या बन रहा है, कांसा बन रहा है, ब्रॉन्ज बन रहा है, और बड़े पैमाने पर ब्रॉन्ज के टूल्स बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उपकरण जो है बहुत कुछ हमें जानकारी एंशिएंट पीरियड के विषय में देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने अभी कहा था कि मॉन्यूमेंट्स मैंने बताया, मंदिर, स्तूप, बिहार, चैत्य, राजमहल, एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, उपकरण जिसको आप इक्विपमेंट कहते हैं, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा और आते हैं और कुछ चीजें यहां पर लास्ट जो पॉइंट है वो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं देख लें, और वो है पेंटिंग्स, चित्रकला। पेंटिंग्स की बात करें, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, प्राचीन भारत में पुरातात्विक स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आर्कोलॉजिकल अप्रोच मौन है, बोलते नहीं है,
लेकिन साहित्य से ज्यादा कहते हैं, और जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। मंदिरों की आर्ट स्टाइल देखने के बाद, मंदिरों के विशाल, कहीं ना कहीं मंदिरों को देखने के बाद मैंने कहा कि ये मंदिरों का कहीं ना कहीं उद्देश्य है या महत्व है। लेकिन भाई साहब, इन विशाल मंदिरों को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, ये भले इनकी ध्वनि नहीं है, भले ये है, लेकिन इनकी ध्वनि इतनी विशाल है, इनकी कलात्मकता की ध्वनि, इनकी विशालता की ध्वनि, इनका योगदान समाज में क्या है, वो ध्वनि इतनी कुलना के तेज है, वो ध्वनि इतनी तीव्र है कि साहित्य भी उनके सामने मौन हो जाता है। मंदिर बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी कुलना के अपने कर्म से, अपने कहीं ना कहीं महत्व से बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े लिटरेचर को मौन कर रहे हैं। इसलिए प्राचीन भारत में पुरातत्व शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। पेंटिंग्स की बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में चित्रकला की बात मैं डिटेल में इस पर बात करूंगा जब मैं गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पेंटिंग्स का मतलब है हमारी आर्ट स्टाइल अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध भिक्षुक हैं, सन्यासी हैं, मॉन्क हैं, वो कहां रहते हैं? गुफाओं के अंदर रहते हैं। और जब वो गुफाओं में रहा करते थे तो उनके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, विचारों में जो कुछ चला करता था वो पत्थर की दीवारों पर बनाया करते थे। पेंटिंग्स भी बहुत कुछ कहती है। हमारे रसायन विज्ञान को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करती है कि पेंटिंग से एक तरह से कह सकते हैं पेस्ट तैयार किया करते होंगे, और पेस्ट से कुल ना कुछ पेंटिंग को कलर किया करते थे। अजंता की पेंटिंग्स भारत सबसे फेमस है, मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता की पेंटिंग्स की खोज करने वाला एक अंग्रेज है जिसका नाम है जनरल जेम्स अलेक्जेंडर। जनरल जेम्स अलेक्जेंडर। वहां 29 केव हैं, 29 गुफाएं हैं। उन 29 गुफाओं को तो गुफाएं तो नष्ट हो गई, लेकिन उसमें अभी भी 6-7 गुफाएं शेष बची हैं, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर मैंने बता दिया है कि कुल मिला के कौन कौन सी गुफाएं बची हुई हैं। मैंने लिखा है कुल 29 गुफाएं हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17 बची हुई हैं। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, जीर्ण शीर्ण हो रही है। इसमें अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पुरानी गुफा बची है, तो उसमें 9 और 10 नंबर की जो गुफा मैंने लिख दिया सबसे पुरानी है। सबसे बाद की 1 नंबर 2 नंबर 7th सेंचुरी। लेकिन 16 और 17 नंबर की जो केव में कुल के गुफा में जो पेंटिंग है वो गुप्त काल की है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 16 नंबर की गुफा है तो क्या है? मरणासन राजकुमारी, क्या चित्र बना है महाराज? डाइंग प्रिंसेस। मैंने अभी कहा कि कुल के इन गुफाओं में कौन रहता था? बौद्ध भिक्षुक। ये बौद्ध भिक्षुकों के हृदय में, मस्तिष्क में, विचारों में जो चलता था वो कहां बनाएंगे? पत्थर की शिलाओं पर बनाएंगे। इसीलिए वो आज भी जिंदा है, वो इसलिए आज भी जीवंत है। मरणासन राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस का चित्र बनाया इन लोगों ने। उन्होंने ऐसी कल्पना की होगी कि भगवान बुद्ध ने गृह त्याग। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के भाई जो थे उनकी पत्नी का दृश्य है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया होगा तो यशोधरा की हालत ऐसी हो गई होगी। जो भी रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से जो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनके मन में विचार चलता है, वो उन पत्थर की शिलाओं पर बनाते हैं। 17 में गुफा में क्या है? 17 में कहीं ना कहीं माता और शिशु का, मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड शिशु का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यशोधरा और राहुल के पुत्र को, राहुल के कहीं के चित्र को बनाने का प्रयास किया गया है। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है और राहुल उनका पुत्र है। तो इन बौद्ध भिक्षुकों ने कुल ना के यशोधरा और कहीं ना कहीं उनके पुत्र राहुल का चित्र बनाया है। इसी 17 नंबर गुफा में भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण कैसे हो रहा, मैं आगे चर्चा करूंगा। भगवान बुद्ध ने मात्र अपने जीवन में 4 दृश्य देखा। यार मैं कैसे, मैं कल चर्चा करूंगा, भगवान बुद्ध को पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं भगवान बुद्ध को यहीं प्रकट कर दूंगा। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण हुआ। और महाभिनिष्क्रमण होने के बाद देखिए यार, कुल ना के यहां साला 5 रुपया नहीं छोड़ पा रहा है आदमी। उस व्यक्ति ने कुल ना के क्या किया? इतिहास ऐसे ना बनता है। उस व्यक्ति ने राजा, पूरा राजपाट छोड़ दिया, सब वैभव समृद्धि छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, यार सुंदर पत्नी छोड़ दी यार, है? जहां आदमी कंप्रोमाइज हर चीज के लिए कर जाता है वो तक छोड़ दिया उसने। और सब कुछ छोड़कर, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण हुआ और महाभिनिष्क्रमण होने के बाद देखिए यार, कुल ना के यहां साला 5 रुपया नहीं छोड़ पा रहा है आदमी। उस व्यक्ति ने कुल ना के क्या किया? इतिहास ऐसे ना बनता है। उस व्यक्ति ने राजा, पूरा राजपाट छोड़ दिया, सब वैभव समृद्धि छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, यार सुंदर पत्नी छोड़ दी यार, है? जहां आदमी कंप्रोमाइज हर चीज के लिए कर जाता है वो तक छोड़ दिया उसने। और सब कुछ छोड़कर घर द्वार छोड़कर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं।
तो महाभिनिष्क्रमण भगवान बुद्ध का कैसे हो रहा है? भगवान बुद्ध बोध गया में कुल मिला के किस प्रकार से कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं, एनलाइटमेंट। भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में हो रहा है। भगवान बुद्ध का कुशीनारा में महापरिनिर्माण हो रहा है। ये भगवान बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक के जितने भी चित्र हैं वो 17 नंबर में बनाया गया, 17 नंबर गुफा में। इसीलिए इसको पेंटिंग गैलरी के नाम से कहते हैं, इसको चित्रशाला कहते हैं। इन्हीं की भगवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और स्वाभाविक रूप से भारत की पेंटिंग आर्ट स्टाइल के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। इन अजंता के चित्रों में 2 टेक्निक का प्रयोग किया गया, फ्रेस्को और टेम्पेरा। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। फ्रेस्को उसको कहते हैं जो गीले प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है। आप देखोगे किसी दीवार पर गीला प्लास्टर होगा, उससे अंगुली से कोई भी चीज बना देंगे तो बन जाएगा, बाद में रंग भर दो। तो फ्रेस्को टेक्निक उसको कहते हैं जो गीले प्लास्टर पर बनाया जाता है, और टेम्पेरा टेक्निक उसको कहते हैं जो सूखे प्लास्टर पर बनाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्लास्टर जब सूखा हो जाता होगा, दीवारों पर पहले प्लास्टर बनाते होंगे, फिर वो गेरुए से रंग करते होंगे। तो गीले प्लास्टर पर जो पेंटिंग है वो फ्रेस्को, और सूखे प्लास्टर पर जो है वो टेम्पेरा। इस प्रकार से 2 टेक्निक का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया है। और मैंने अभी कहा चित्र बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और अजंता के चित्र बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक विचारधारा को कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। और जहां तक कुल मिला के एक और चीज हम कर सकते हैं अजंता के चित्र के बाद, यहां मैंने आपके लिखा बाघ की गुफाओं के चित्र। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। अब बाघ की गुफाओं के जो चित्र हैं उनका संबंध संसार से है, इस वर्ल्डली लाइफ से है, भौतिक जीवन से है, आनंद से है। दरबार का दृश्य है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, नृत्य संगीत चल रहा है। इसमें कहीं लिखा हो गया होगा कि नृत्य का एक दृश्य, इसमें लिखा ना कि इसका फेमस पेंटिंग जो है वो नृत्य और संगीत का एक दृश्य है। दरबार में राजा साहब बैठे हैं, राजा साहब करते ही कहते, यही तो करते थे, हैं? दरबार में बैठे हैं, सिंहासन पर चलने दो साहब, इन्हीं लोगों ने लई लीना दुपट्टा मेरा, हैं? यही राजाओं ने किया। अगर राजा लोग कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे हुए होते तो क्या हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन हो गया होता? इतना बड़ा देश है, हजारों राजा थे, अगर सब लोग एक ही हो गए होते तो क्या हिंदुस्तान में इस्लाम आया होता? कभी नहीं आया होता। ये राजा दुराचारी हो गए थे, विलासी हो गए थे, आपस में लड़ते और संघर्ष करते थे, जिसका कहीं ना कहीं बाहरी लोगों ने फायदा उठाया। और फायदा उठाने के बाद अंततः जब इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया तो इस्लाम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपने हिसाब से, मैं आगे चर्चा करूंगा किस प्रकार से इस्लाम अपने को सेटल करता है। और जब इस्लाम ने अपने को सेटल कर लिया तो हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बिगाड़ दिया गया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने अभी कहा कि जो कहीं ना कहीं बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड कर रहे हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखा कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं, जिनकी खोज डेंजर फील्ड साहब कर रहे हैं। ये मनुष्य के वर्ल्डली लाइफ यानी सांसारिक जीवन से रिलेटेड है। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नृत्य और संगीत का जो दृश्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी कहा कि पेंटिंग्स जो है कुल मिला के 2 तरह की हैं। अजंता की पेंटिंग कहीं की स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं भौतिकवाद की बात उसमें नहीं है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जबकि कहीं ना कहीं बाघ की गुफाओं के चित्र भौतिक जीवन की बात करते हैं, बॉडली लाइफ की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कुल मिला के आज पूरा का पूरा जो पहला टॉपिक था, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसमें मैंने अभिलेख की बात किया था, सिक्के की बात किए थे, मूर्तियों की बात किया था, मृदभांड की बात हुई, मोहरों की बात हुई, स्मारकों की बात हुई, पेंटिंग्स की बात हुई। इस तरह से आज हम लोगों ने पुरातत्व शास्त्र का पूरा टॉपिक तैयार कर लिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि पुरातत्व मौन है, लेकिन साहित्य से ज्यादा और विस्तृत कहने का प्रयास करता है, और जो कहता वो सत्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।